हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित वीडियो भर्ती परीक्षा यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो 17 जून 2025 को जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 160 प्रश्न है वो दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। कुल 160 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको एक ही टारगेट रखना है, अब की बार मैं भी ग्राम विकास अधिकारी बनकर रहूंगा, ये आपकी सोच रखनी है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, वीडियो ब्रैकेट में ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों आगे के सभी मॉडल पेपर हैं वो आपको वहीं देखने को मिलेंगे और प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। ये देखिए, ये अपना सिलेबस है। देखिए साहब, 160 प्रश्नों की संख्या है, 200 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है, 3 घंटे का पेपर है वो होगा। दोस्तों देखिए, अब 1.25 एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का रहने वाला है। याद रखना दोस्तों, सभी प्रश्नों के अंक है वो बराबर के हैं। 1.25 अंक का प्रश्न है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि देखिए, कंप्यूटर के अंक है वो दोस्तों 10 है। ठीक है, तो कंप्यूटर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 8 प्रश्न है। ठीक है, अब कंप्यूटर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न है वो कितने का है? 1.25 का है, तो सीधा सा 10 नंबर के कंप्यूटर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी अनुसार अपने ये आप ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 24 प्रश्न पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये 24 प्रश्न है, ये कितने अंक के हैं? ये 30 अंक के हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 1.25 अंक का। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, कावड़ निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताइए, कावड़ निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव, यानी कि बस्सी चित्तौड़गढ़। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे हैं, एक भी प्रश्न दोस्तों इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों वो थे बागाजी। कौन थे? बागाजी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु बोझ प्रथा को क्या कहते हैं? मृत्यु बोझ प्रथा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं मोसर। क्या बोलते हैं? मोसर बोलते हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मणों और संबंधियों को जो भोजन करवाया जाता है उसे मोसर या नुक्ता या बारवा अपन कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक जैसे 9 महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? बताइए कौन से किले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ये नाहरगढ़ के किले में है। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा नाहरगढ़। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मदील क्या है? मदील क्या है दोस्तों? ये एक पगड़ी है। क्या है? पगड़ी का प्रकार है दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पगड़ी का प्रकार है। 7 नंबर का प्रश्न है, मरु भाषा का उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मरु भाषा का उल्लेख है वो दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवलयमाला ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? उद्योधन सूरी ने की थी। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये रचित है मेरुतुंग के द्वारा। किसके द्वारा? मेरुतुंग के द्वारा दोस्तों ये रचित है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है। डी नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो दोस्तों बीकानेर का शासक कौन था जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो उसका नाम था दोस्तों राव
राय सिंह, राव राय सिंह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है 10 नंबर का प्रश्न है, इजारा का संबंध क्या है? इजारा का संबंध है वो क्या है? तो दोस्तों इजारा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये राजस्व की ठेका प्रणाली से इसका संबंध है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्व की ठेका प्रणाली से इसका संबंध है। 11 नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो था, यहाँ पे क्या पूछा गया, कोटा में। कोटा में है था दोस्तों मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, गोहिल वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल देवता एकलिंगनाथ जी है, बिल्कुल सही बात है। आराध्य देव है वो चार भुजानाथ जी है, बिल्कुल सही है। कुलदेवी आशापुरा माता जी, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों ये आशापुरा माता जी है, ये चौहान वंश के कुलदेवी है दोस्तों, नाडोल के चौहान वंश की कुलदेवी है। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। आराध्य देवी है वो दोस्तों चार भुजा माता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, पुरास्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित है। बताइए, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? दोस्तों 1459 ईस्वी में दोस्तों जोधपुर नगर की स्थापना की थी राव जोधा ने। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी रा चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? तो दोस्तों सीधी सी बात है, सभी को पता होगा दोस्तों, महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है? बताइए कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है? तो दोस्तों शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों ये। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंपारण में नील उत्पादक किसानों की समस्याएं सुनने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया? निम्नलिखित में से किसने चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या सुनने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो दोस्तों किसने कहा ये? तो ये कहा था किसने? तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो दोस्तों बिल्कुल साहब लिया था। इस सम्मेलन में महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। और देखिए दोस्तों इस सम्मेलन में कुल 121 सदस्यों ने भाग लिया था, ये गलत हो जाएगा। इस सम्मेलन में दोस्तों कुल 111 सदस्यों ने भाग लिया था और ये दोस्तों लंदन में आयोजित हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था। तो यहाँ पर 121 की जगह 111 सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये अपना तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस सम्मेलन में पीड़ित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल की ओर से भाग लिया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को असत्य कथन बताना था, कौन सा असत्य कथन है? 3 नंबर का, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं और उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है। यानी कि एक तरफ तो राजनीतिक संस्थाएं दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित है संस्थापक दे रखे हैं, लेकिन इसमें एक गलत दे रखा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है वो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, बिल्कुल सही बात है। इंडियन लीग की जो स्थापना है वो दोस्तों शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी 1875 में, बिल्कुल सही बात है। पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है यहाँ पे लाला लाजपत राय दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए मित्रों, टेस्ट आपको पूरा देना है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चल रहा हूं। ऐसी चीजें हकीकत में बताऊं तो आपको कोई मॉडल पेपर में देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपन ही है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये मॉडल पेपर तैयार किया है, इसमें करीबन दोस्तों 4 से 5 घंटे तैयार करने में लगे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि इसमें जैसे भाग 1 के अंदर दोस्तों अभी मैं करवा रहा हूं जिसके अंदर 24 प्रश्न है, भाग ब के अंदर भी 24 है, भाग स के अंदर भी 24 है, फिर किसी में 8 प्रश्न है, किसी में 8 प्रश्न है, किसी में 24 प्रश्न है, किसी में 16 प्रश्न है, ठीक है। इसके अनुसार है दोस्तों ये चीजें। तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर है वो रहने वाला है, 160 प्रश्न है। समस्या यहाँ आ रही है क्योंकि ये 1.25 अंक का है, वो एक प्रश्न है, 1.25 अंक का एक प्रश्न है, तो 160 प्रश्न है। तो दोस्तों 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 200 अंक का पेपर वो रहने वाला है। तो बस यही है कि आराध्यारस एकेडमी के साथ में आपको जुड़े रहना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। मॉडल पेपर थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें 160 प्रश्न है, इसलिए। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सती प्रथा को रोकने हेतु कानून पास किया गया। बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा, भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उस समय जो गवर्नर थे विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को रोकने हेतु कानून पास किया था। याद रखना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म दोस्तों कौन सा है वो यहाँ पे अपने को बताना है। देखिए एक तरफ साहित्य, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मणि मेखले, दोस्तों मणि मेखले रचनाकार दोस्तों यहाँ पर दे रखा है तोल का स्पीयर दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों जो ये मणि मेखले हैं इसके रचनाकार है दोस्तों शीतले सतनार, याद रखना, ठीक है। ये इसके मणि मेखले के रचनाकार है। और शिल्पाधिकारम के रचनाकार हैं इंग्लो आदिगल। जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं दोस्तों तिरुंतक देवर, ठीक है। और कुरल के जो रचनाकार हैं वो है दोस्तों कौन, वल्लुवर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बाकी सारे सही है, पहला ही अपना इसमें क्या है गलत है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर के अहमदनगर अभियान के नेतृत्व से संबंधित नहीं है। कौन अकबर के अहमदनगर अभियान के नेतृत्व से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए अब्दुल रहीम खान है, शहजादा मुराद है, शहजादा दानियाल है, लेकिन यहाँ पर राजा मान सिंह, दोस्तों राजा मान सिंह है ये अहमदनगर अभियान के नेतृत्व से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में अपना अभियान अहमदनगर के विरुद्ध किया था, जहां 1593 ईस्वी में 2 मुगल सेनाएं अब्दुल रहीम खान और शहजादा मुराद के नेतृत्व में भेजी थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों
दानियाल भी साथ था, लेकिन यहाँ पे राजा मान सिंह है वो नहीं था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिला का उल्लेख किया गया है? मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आईने अकबरी में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब्बुल फजल ने इसकी रचना की थी दोस्तों आईने अकबरी की। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब अपन देखिए भाग 2 राजस्थान भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के दोस्तों 24 प्रश्न पढ़ेंगे। ये भी दोस्तों 30 अंक के हैं वो रहने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आराध्य आरएस एकेडमी। ठीक है, तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। और दोस्तों साथ ही मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक आपको मिलेगा। उसमें आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, मोमल क्लासेज को। ठीक है, देखिए अब अपन भाग 2 के अंदर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, विश्व 24 प्रश्न है। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च पठार की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो है दोस्तों तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बर्मिंघम प्रसिद्ध है, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड में है और ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। टेस्ट मैच होता है ना, यहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो दोस्तों वो है देखिए थालघाट, बोरघाट, पालघाट, ये तीनों दोस्तों क्या है? दर्रे हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ये दोस्तों पहाड़ी श्रृंखला है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? दोस्तों देखिए दुबी, याद रखना एक ट्रिक है दोस्तों, उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। दुबी यानी कि दू से दुर्गापुर, बी से ब्रिटेन। ठीक है, और ये राज राउकेला है, तो ये इसकी ट्रिक बना ले दोस्तों इससे, जैसे राज। ठीक है, तो यहाँ पे रा से राउकेला जैसे जर्मनी, और यहाँ पे बोकारो बोकारो। ठीक है, तो ये रूस के सहयोग से। तो यहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से कौन सी है? दुबी। तो यहाँ पर इसमें यानी कि दुर्गापुर, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 29 नंबर का प्रश्न है, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में दोस्तों विवाद है कावेरी जल विवाद। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। देखिए एक तरफ पर्वत श्रृंखला है, दूसरी तरफ अपने को बताना है कि ये कौन सा पर्वत है। देखिए आल्पस, दोस्तों आल्पस कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों ये एक वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत है। और वोसजेज ये दोस्तों बंसोतत पर्वत है, ये बंसोतत पर्वत है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये वह कर लेना इसको। ठीक है, बंसोतत पर्वत है ये। और विंध्यन पर्वत है ये दोस्तों क्या है? तो ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, और फ्यूजीनामा है दोस्तों, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर सुमेलित करना था अपना उत्तर, क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा दोस्तों 3 1 4 2। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची क्षेत्र है, सूची फर्स्ट में क्षेत्र है और सूची सेकंड में दोस्तों खनिज है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोडरमा, दोस्तों कोडरमा में कौन से खनिज की खान है? तो दोस्तों वो है अब्रक की खान है दोस्तों। यहाँ पर किसकी? अब्रक में। क्योंझर में दोस्तों लोहा अयस्क की खान है। जावर में तो सभी को पता होगा दोस्तों सीसा दस्ता चांदी की खान है। तो यहाँ पर ये चांदी की खान है दोस्तों जावर में, राजस्थान में। ये तो चित्रकूट में दोस्तों मैग्नीज की खान है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 1 4 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 1 4 3। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा और वो है, बताइए, तो दोस्तों वो है नर्मदा। नर्मदा इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी से ये संबंधित है, ठीक है। 520 मेगावाट की ये परियोजना है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। कौन सा युग्म इसमें असत्य है, ये देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि बाबर प्रदेश। बाबर प्रदेश किसको बोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपरदन से निर्मित गड्ढे, ये गलत हो जाएगा। ये अपना पहला ही है वो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपरदन से निर्मित गड्ढे दोस्तों, बाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक दोस्तों इसका विस्तृत है, और यह पत्थर कंकड़ बजरी आदि से निर्मित ये चट्टानों का क्षेत्र है दोस्तों, ये जिसमें नदियां एक बार के लिए अदृश्य हो जाती है, वो होता है दोस्तों बाबर। और ये नदी का जस्ट नीचे वाला भाग होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए तराई क्षेत्र है वो दोस्तों दलदली क्षेत्र को बोलते हैं, खादर बोलते हैं, नवीन जलोढ़क मिट्टी को बोलते हैं, बांगर बोलते हैं दोस्तों पुरानी जलोढ़क मिट्टी को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अपना पहला गलत हो जाएगा इसमें। 34 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1986 में राजीव गांधी द्वारा रुख बाहेला कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में से की गई थी। वर्ष 1986 में राजीव गांधी द्वारा रुख बाहेला कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई थी, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रुख बाहेला कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दोस्तों की गई कहां से, तो ये डूंगरपुर से इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में है, बिल्कुल सही है। वन रोपण अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जोधपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ पर है, तो ये झालाना जयपुर में। कहाँ पर है, झालाना जयपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, कुराड़िया भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों यूरेनियम के भंडार है, यहाँ मिले यहाँ पे यूरेनियम के भंडार। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यूरेनियम के भंडार है। आगे देखिए सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसकी स्थापना भरतपुर में हुई थी। कहाँ पर है, भरतपुर में हुई थी। कब, 1957 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों का उत्तरदायी कारण है। तो बताइए उत्तरदायी कारण है वो कौन सा है, तो वो है तेठीस सागर। ये तो सभी को पता होगा भाई, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें तेठीस सागर का अवशेष मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व भूगर्भिक युगों में समुद्री विस्तार। पूर्व भूगर्भिक युगों में समुद्री विस्तार, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु दशाएं राज्य के पश्चिमी भाग में विद्यमान है। राज्य के पश्चिमी भाग में विद्यमान है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है, यानी कि रेगिस्तान मरुस्थल की बात हो रही है। देखिए वहां पर कम वर्षा एवं अनिश्चित वितरण है, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे निम्न वायु गति, तो ये गलत हो जाएगा, उच्च वायु गति है। उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उच्च वायुदाब, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दो ही सही है, ए और सी, यानी कि 1 और 3 इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत मृदा का सही युग्म, सर्वाधिक विस्तृत मृदा का सही युग्म पूछा है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मृदा कौन सी है, तो वो है दोस्तों एंटीसोल और एरिडोसोल। एंटीसोल और एरिडोसोल ये मृदा है
ये दोनों प्रकार की मृदा है, ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य की विशेषता है? तो दोस्तों ये चंबल अभ्यारण्य की ये विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में खनन क्षेत्र राजस्थान के दे रखे हैं। देखिए फेल्सपार का जो खनिज का जो उत्पादन है वो दोस्तों मांडो की पाल डूंगरपुर में इसका उत्पादन होता है। सीसा जस्ता का जो उत्पादन है वो दोस्तों चौथ का बरवाड़ा में होता है। चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, रामपुरा अंगूठा, भीलवाड़ा में, वहां पर दोस्तों इसका खनन क्षेत्र है। लोह अयस्क का जो खनन क्षेत्र है वो है मोरिजा बानोला, कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। और जिप्सम का है दोस्तों कोट मांगलोद, कहां पर है? नागौर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2143 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, शुष्क रेतीले मैदान एवं बांगर प्रदेश के विभाजन का आधार है। शुष्क रेतीले मैदान एवं बांगर प्रदेश के विभाजन का आधार है। तो दोस्तों क्या है विभाजन का आधार? तो वो है 250 मिमी वर्षा रेखा, 250 मिमी वर्षा रेखा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मिमी दे रखा है, अगर यहाँ पे दोस्तों 25 सेमी आ जाए तो वो एक ही बात है, ठीक है। 250 मिमी बराबर 250 मिमी बराबर 25 सेमी, ठीक है, एक ही बात है दोस्तों, या आप कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, मांडलगढ़ के से निकट निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? बताइए, मांडलगढ़ के निकट कौन सी 3 नदियां है वो त्रिवेणी संगम बनाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास, बेटच और मेनाल। बनास, बेटच और मेनाल, ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? तो सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? तो वो है दोस्तों पर्यटक व धार्मिक स्थलों की सड़कों के निर्माण से संबंधित, ठीक है। पर्यटक व धार्मिक स्थलों की सड़कों के निर्माण से संबंधित है राजस्थान रोड विजन 2025। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वोल्टा झील। कौन सी झील है? वोल्टा झील। और ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है दोस्तों ये वोल्टा झील, और ये अफ्रीका के गाना देश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है, कहां पर है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म, तो केंद्रीय कृषि फार्म है वो दोस्तों कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में, सूरतगढ़ गंगानगर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पशु है और सूची सेकंड में संबंधित नस्लें हैं। देखिए यहाँ पे भैंस की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों जाफराबादी है, ये भैंस की नस्ल है। भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से देखिए सोनाडी है, वो क्या है दोस्तों? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों ऊंट की जो नस्ल है वो केरूपाल है, ये ऊंट की नस्ल है। और बकरी की नस्ल परबसरी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1423 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1423। भाग 3 के अंदर दोस्तों अब अपन राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो ये भी 30 अंक के हैं, ये भी 30 अंक के हैं, ठीक है। अभी अपन ने दोस्तों अभी तक अपन ने भाग 2 के अंदर 48 प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है, और वो 60 अंक के प्रश्न है, ठीक है, 60 अंक के प्रश्न अपन ने पढ़े हैं। अब अपन दोस्तों यहाँ पे 30 अंक के और प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि टोटल 90 हो जाएंगे, 90 अंक के प्रश्न, ठीक है, 200 में से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कितने
ट्रेड्स के कारीगरों को लाभ मिलता है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कितने ट्रेड्स के कारीगरों को लाभ मिलता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कितने के? तो 18 18 ट्रेड्स के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों ये लाभ मिलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण कितना है? तो दोस्तों कितना आरक्षण है? तो दोस्तों उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन कब लागू हुए? दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन कब लागू हुए? तो दोस्तों ये लागू हुए थे कब? तो ये 1993 में लागू हुए थे दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को और 74वां संविधान संशोधन ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था, यानी कि दोनों एक ही सन में हुए थे लागू। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों यानी कि मार्क में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित इसमें नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए एक मार्क ये खाद्य उत्पादों से संबंधित है, एक मार्क, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इको मार्क घरेलू उपभोक्ता उत्पाद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये इको मार्क है, ये भारतीय मानक ब्यूरो है। क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो है ये अपना, इसमें दूसरा गलत हो जाएगा। होल मार्क है, ये मूल्यवान धातुओं के लिए है। वूल मार्क है, ये सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में स्टोन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए स्टोन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों बिश्नोदा धौलपुर में ये स्टोन पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी, बताइए कब? राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, रिको की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रिको की जो स्थापना है वो कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा, रिको की स्थापना है वो दोस्तों 1980 में की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो वो है दोस्तों नागौर और बीकानेर में जनजातीय आबादी का प्रतिशत दोस्तों सबसे कम है, 0.3%। अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है क्या? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन के अंदर नागौर दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनजाति स्थान सुमेलित कीजिए। दोस्तों जनजाति स्थान है वो दोस्तों अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गरासिया जनजाति है वो दोस्तों कहाँ निवास करती है? गरासिया जनजाति है वो दोस्तों कहाँ पर निवास करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों आबरोड में सर्वाधिक निवास करती है, आबरोड जो सिरोही जिले में पड़ता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए गरासिया का क्या हो जाएगा? आबरोड हो जाएगा। डामोर जनजाति ये दोस्तों सिमलवाड़ा में निवास करती है सर्वाधिक। कहां पर है सिमलवाड़ा? डूंगरपुर जिले में। और सरिया जनजाति दोस्तों ये किशनगंज बारां जिले के अंदर ये निवास करती है। और सांसी जनजाति ये भरतपुर में निवास करती है। तो यहाँ पर है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पहले से ही सारे सही सुमेलित है। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में? ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, मोठ ग्वार बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? मोठ ग्वार बाजरा बताइए कौन से प्रकार की फसलें हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है?
राजस्थान शिपनिंग एंड वीविंग मिल का स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये स्थापित की गई है कहां पर, तो ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो बताइए कौन सी नदी पर ये अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों चंबल नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है वो अपने को बताना है। यहाँ पर कथन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, कथन दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को क्या करना है दोस्तों, कूट भाषा में उत्तर देना है, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, गलत कथन है वो बताना है। तो देखिए, इस परियोजना को राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। तो ये गलत हो जाएगा, 1982 नहीं, 1984 में दोस्तों इसका नाम है वो बदला गया था। तो अपना इसलिए ये कथन है वो गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल 9 लिफ्ट नहरें हैं, तो दोस्तों गलत हो जाएगा, इसमें 9 नहीं, इसमें 10 लिफ्ट नहरें हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए, नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा, नहर की कल्पना दोस्तों कंवर सेन ने की थी, ठीक है, कंवर सेन ने। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, तो दोस्तों ये हरियाणा से होकर गुजरती है। तो इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे गलत है। तो यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर देना है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें सारे ही गलत है। 62 नंबर का प्रश्न है, अकाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? दोस्तों अकाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जब भोजन, चारा और पेयजल की कमी हो, ठीक है, तब अकाल होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? तो दोस्तों ये आधारशिला है, ये कब रखी गई थी? तो ये 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उस समय के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखी गई थी, ठीक है, आधारशिला। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितना पानी पेयजल, सेना और उद्योग के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों 750 क्यूसेक पानी है, ये सेना और उद्योगों के लिए, पेयजल सेना और उद्योगों के लिए है। और 450 क्यूसेक पानी है, ठीक है, ये ऊर्जा और खनन के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का संयंत्र स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है ये? राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र है वो दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये बताया था मैंने अभी आपको, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका दोस्तों निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य है वो है निर्यात में स्थायी और समावेशी वृद्धि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबान क्या है? बताइए ये बेबान क्या है? तो ये एक तरह का दोस्तों लकड़ी से सिंहासन बनाया जाता है, लकड़ी से सिंहासन बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है वो होता है बेबान। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? इनमें से कौन सी जनजाति राजस्थान में पाई जाती है? तो दोस्तों मीणा जनजाति है वो राजस्थान में इनमें से पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न है, शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत, दोस्तों शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किन्हें लाभ प्राप्त होता है? बताइए शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किन्हें लाभ प्राप्त होता है? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो इसमें
देखिए श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियों को दोस्तों इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त होता है। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किन्हें लाभ प्राप्त होता है? तो श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियों को इनमें लाभ प्राप्त है वो होता है। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है दोस्तों। ये कल्याणकारी योजना है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। तो यहाँ पर इसमें केवल और केवल सी सही है, कोटबा केंद्र अगर अपन देखें तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र परिवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? बताइए किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 15 वर्ष व उससे अधिक व्यक्ति को, 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर करने का प्रावधान है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत जुलाई 2025 के अनुसार कितनी है? कितनी है? तो दोस्तों 8 रुपए। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 रुपए का जो अनुदान है, 22 रुपए का अनुदान है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और कुल थाली की कीमत है वो दोस्तों 30 रुपए है, जिसमें से 8 रुपए व्यक्ति को चुकाने होते हैं और 22 रुपए दोस्तों गवर्नमेंट है वो अनुदान देती है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की पहचान कीजिए, तो वो कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अपन ने भाग ए, भाग ब और भाग स के अंदर 24 प्रश्न है वो पढ़े हैं, यानी कि अपन ने 72 प्रश्न है वो पढ़ लिए। ठीक है, और अपन ने कितने अंक कवर किए हैं इसमें? तो इसमें 90 अंक का है कवर है वो कर लिए हैं अपन ने। 30 अंक के 3 पार्ट थे। अब अपन दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित 8 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर, और ये कितने अंक के हैं? तो ये 10 अंक के हैं। ठीक है, 10 नंबर के हैं, 8 प्रश्न है। प्रत्येक अंक यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 1.25 अंक का है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 73 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, तो बताइए कौन सा? यहाँ पे डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंडस्केप। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। ठीक है, इसका चयन डिजाइन टैब के पेज सेटअप ग्रुप में स्लाइड ओरिएंटेशन विकल्प के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर इसमें लैंडस्केप इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। जैसे जय याद रखना, जस्टिफाई से जय याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, एमएस एक्सेल में एक्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए कॉलम लेबल और रो नंबर से पूर्व किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में एक्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए कॉलम लेबल तथा रो नंबर से पूर्व किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए, ये जो डॉलर वाला निशान है इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल व डिजिटल से एनालॉग करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है?
तो बताइए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन से किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल व डिजिटल से एनालॉग करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों मोडेम का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है। 77 नंबर का प्रश्न है भिन्न भिन्न कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले बेमेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? भिन्न भिन्न कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले बेमेल नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गेटवे। गेटवे डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो दो नेटवर्क के बीच गेट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है निम्न में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। निम्न में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें जावा। क्या है? जावा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है। आगे देखिए एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं, यानी कि 4 बिट मिलकर एक निबल होता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए BIOS का अर्थ क्या है? तो दोस्तों BIOS का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये BIOS का पूरा नाम है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कंप्यूटर से संबंधित अपन ने 8 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 8 प्रश्न पढ़ेंगे। ये भी दोस्तों 10 अंक के रहने वाले हैं। अभी तक अपन ने 100 अंक कवर कर लिए हैं, अभी 100 अंक और बाकी है। देखिए 81 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में विकसित एयर इंडिया डिफेंस सिस्टम है। बताइए एयर इंडिया डिफेंस सिस्टम है, ये जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में विकसित एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, करंट अफेयर के अंदर भी दोस्तों मैं ये चीजें हैं वो आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों इसमें देखिए ये दोस्तों प्रद्युम्न और अश्विनी ये दोनों दोस्तों भारत में विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है ये अश्विनी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कूट भाषा में पूछा गया है। कूट भाषा में पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए विदेशी प्रजातियों का आक्रमण तो है ही, इसके अलावा वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग भी है, प्राकृतिक वास का विखंडन भी है। तो दोस्तों ये और साकार को प्रोत्साहन ये नहीं है दोस्तों, ये जैव विविधता के लिए संकट है। बाकी के 3 हो सकते हैं ABC। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को देना था, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर का प्रश्न एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? बताइए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर है निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पर है 84 नंबर का प्रश्न है सर्वाधिक सामान्य रूप में काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। सर्वाधिक सामान्य रूप में काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सिलिकॉन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिलिकॉन। 85 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से मध्य भू कक्षा में स्थापित किए जाने वाले सैटेलाइट है।
निम्नलिखित में से मध्य भू कक्षा में स्थापित किए जाने वाले सैटेलाइट हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नेविगेशन सैटेलाइट। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर नेविगेशन सैटेलाइट। आगे देखिए, रुधिर में से स्कंदक प्रोटीन फाइब्रिन को हटा दिया जाए तो बचा द्रव क्या कहलाता है? रुधिर में से स्कंदक प्रोटीन फाइब्रिन को हटा दिया जाए तो बचा द्रव क्या कहलाता है? बताइए। तो दोस्तों जो द्रव बचता है उससे दोस्तों सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीरम कहा जाता है। 87 नंबर प्रश्न है, अफ्रीकन निद्रा रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? अफ्रीकन निद्रा रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पीनियल काय ग्रंथि। दोस्तों पीनियल काय ग्रंथि, जिसको दोस्तों बोल सकते हैं जैविक घड़ी तंत्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसजेनिक राई में उपस्थित हीरोडिन नामक प्रोटीन उपयोगी है। ट्रांसजेनिक राई में उपस्थित हीरोडिन नामक प्रोटीन उपयोगी है, तो वो दोस्तों किसके लिए उपयोगी है? बताइए। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों रक्त के थक्के को बनाने से रोकना। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 8 प्रश्न है वो अपन ने जनरल साइंस के पढ़ लिए हैं। अब अपन 8 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। ये भी 10 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न। यहाँ पर देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो आयोजन है वो दोस्तों कहां पर किया गया? अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन। तो यहाँ पर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों भारत मंडप नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, असम में आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड 25 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए दोस्तों, असम में आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड 25 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता है किसने? तो ये पूनम सपेरा ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूनम सपेरा ने। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में किस स्थान पर राजस्थान में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में किस स्थान पर राजस्थान में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयपुर में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, शिल्पग्राम जयपुर में जवाहर कला केंद्र। आगे देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन किया गया? कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में किया गया। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की गई? पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 94 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, इसका कार्यकाल क्या होगा? बताइए। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, इसका कार्यकाल क्या होगा? दोस्तों इसका जो कार्यकाल है वो क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों इसका जो कार्यकाल है ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 12 दिसंबर 2024 को कहां पर रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन किया गया जयपुर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। आगे देखिए, यहाँ पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड थिएटर में प्ले राइटिंग के लिए किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया किसे? तो ये प्रियदर्शनी मिश्रा को दिया गया दोस्तों ये पुरस्कार। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही।
देखिए ये अपन ने 8 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लिए हैं। अब अपन दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 24 प्रश्न पढ़ेंगे और 24 प्रश्न है वो दोस्तों अपन मैथ से संबंधित पूछेंगे, मतलब पढ़ेंगे। और 16 प्रश्न है वो दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। तो टोटल अभी अपन है वो दोस्तों 64 प्रश्न है वो और पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 7 के अंदर हिंदी व्याकरण के 24 प्रश्न, ये भी 30 अंक के रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, वितेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए वितेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों वित प्लस एषणा, यहाँ पर डबल मात्रा आएगी दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये यहाँ पर सिंगल मात्रा दे रखी है लेकिन डबल आएगी। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अध्याहरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। तो दोस्तों उपयुक्त वाक्यांश इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, वो होता है दोस्तों अध्याहरण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में IPSO फैक्टो अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर IPSO FACTO इसका अर्थ होता है दोस्तों हिंदी अर्थ सौता होता है। क्या होता है? सौता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहांत शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि मोह से अंधा उसको बोलते हैं मोहांत। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, आप आजकल कहाँ रहते हैं? रेखांकित सर्वनाम है। आप क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द दोस्तों देखिए गगन है, अंबर है, आसमान है, अनंत है, व्योम है, अंतरिक्ष है। ये क्या है? ये आकाश के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखिए विभु आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विभु है, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये ईश्वर का पर्यायवाची है दोस्तों, ईश्वर का पर्यायवाची। बाकी व्योम, फलक, अब्र ये तीनों दोस्तों आकाश के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए परम, चिकुर, कुंतल किसके पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये केस के पर्यायवाची हैं, केस, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? विलोम शब्द अशुद्ध किस में है? तो यहाँ पर देखिए यौवन, वृद्ध, यौवन, वृद्ध। तो दोस्तों यौवन का जो विलोम होता है वो हो जाएगा वार्धक्य। क्या हो जाएगा? वार्धक्य होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, युवा का वृद्ध होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 105 नंबर प्रश्न है, सर्जन का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? सर्जन का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सर्जन का हो जाएगा नाश या संहार। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, बताइए। तो दोस्तों उसको बोलते हैं देखिए उसको बोलते हैं वामाचारी, ठीक है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला को वामाचारी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रणतपाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। प्रणतपाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, बताइए, प्रणतपाल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा प्रणतपाल का मतलब दोस्तों
प्रणतपाल मतलब शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला वो होता है दोस्तों प्रणतपाल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वो शब्द हो जाएगा इसमें नेस्टिक। क्या हो जाएगा? नेस्टिक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सर्वनाम शब्द का आशय है? निम्नलिखित में से किस सर्वनाम शब्द का आशय है पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज? पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसको बोलते हैं अन्वेषण। क्या बोलते हैं? अन्वेषण बोलते हैं, अन्वेषण। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संदीपनी सम्यक ज्ञान। संदीपनी सम्यक ज्ञान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें हर्ष का वेदना दे रखा है, गलत हो जाएगा। हर्ष का दोस्तों विलोम होता है शोक। क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 112 नंबर प्रश्न है, प्राज्ञ शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों प्राज्ञ शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये दोस्तों विद्वान का पर्यायवाची है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द इसमें निर्दय जो दे रखा है ना, ये दोस्तों बिल्कुल शब्द शुद्ध है। निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। यौवनावस्था दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे युवावस्था होता है या होता है यौवन। ठीक है, आवश्यक, आवश्यक नहीं होता, आवश्यक होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्ग से बने हैं? तो विदेशी उपसर्ग से दोस्तों यहाँ पर देखिए बखूबी और नेक नाम। तो दोस्तों यहाँ पे ब और नेक, ठीक है, ये क्या है? तो ये दोस्तों दोनों विदेशी उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नवेश्वरी का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा नव प्लस ऐश्वर्य। नव प्लस ऐश्वर्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृद्धि संधि का उदाहरण है? बताइए किस विकल्प में वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जहां पर अभी आपको डबल मात्रा दिख जाए वहां पर क्या है? वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर है महेश्वरी, इसके अंदर भी दोस्तों डबल मात्रा आएगी, इसमें एक मात्रा दे नहीं रखी। ठीक है, गलती से टाइप हो गया ऐसा, डबल मात्रा आएगी इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेश्वरीय, गंगेश्वरीय और टिकेत, इन तीनों के अंदर दोस्तों वृद्धि संधि है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे वाक्यांश है और सूची सेकंड में सार्थक शब्द है। सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर सार्थक शब्द है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जंगल की आग। बताइए यहाँ पर जंगल की आग किसको बोलते हैं? जंगल की आग दोस्तों ये बोलते हैं दावानल को। किसको बोलते हैं? जंगल की आग बोलते हैं दोस्तों दावानल को। पेट की आग बोलते हैं जठरानल को। और खाने की इच्छा को बोलते हैं दोस्तों बुभुक्षा बोलते हैं। और पक्षियों का कलरव है वो दोस्तों उसको बोलते हैं वासित। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 3 4 1। 118 नंबर का प्रश्न है, आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? उसको बोलते हैं आद्योपांत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आद्योपांत। अब दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर 119 नंबर का प्रश्न, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना यानी कि दोस्तों असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न है, तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तंग करना, तंग करना का मतलब होता है दोस्तों नाच नचाना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों अपन यहाँ पे
भाग 8 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 16 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं भाग 8 में। ठीक है, 16 प्रश्न कितने अंक के हो जाएंगे? तो दोस्तों ये 20 अंक के रहने वाले हैं। अभी तक अपन ने दोस्तों 24 प्रश्न है वो अपन ने दोस्तों 4 बार पढ़े हैं, यानी कि 4 भाग के अंदर 24 प्रश्न पढ़े हैं, यानी कि 96 प्रश्न तो ये पढ़ लिए। ठीक है, 8 प्रश्न अपन ने दोस्तों सामान्य विज्ञान के पढ़े, 8 प्रश्न अपन ने करंट अफेयर से संबंधित पढ़े, 8 प्रश्न दोस्तों अपन कंप्यूटर से संबंधित पढ़े, तो 8 24 प्रश्न ये पढ़ लिए। तो 96 और 24 कितने हो गए? 120। ठीक है, तो 120 तक अपन ने पढ़ लिया अभी वर्तमान तक। अब अपन भाग 8 के अंदर अब अपन 16 प्रश्न पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे 121 से 136 तक। फिर अपन दोस्तों वापस 24 प्रश्न पढ़ेंगे, वो गणित से संबंधित पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित में 16 प्रश्नों में 121 और 122 प्रश्न। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए पैसेज को पढ़ के उत्तर देना था। मैं दोस्तों यहाँ पे पैसेज है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड सेकंड इंडिकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? दूसरा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसको दर्शा रहा है? ये सीक्वेंस को दर्शा रहा है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। बताइए इस पैसेज का जो टाइटल है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो टाइटल है वो है इसमें द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये शीर्षक है इसका। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जो आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है हार्ड वर्क इन सक्सेस, हार्ड वर्क इन सक्सेस। तो दोस्तों बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रिजल्ट्स। क्या जाएगा इसमें? रिजल्ट्स आएगा। हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस, ये एक दोस्तों वाक्य है ये पूरा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कॉन्वे, ऑथर वांट्स टू कॉन्वे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। इसमें देखिए परसिवरेंस इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, to get success, get rid of all obstacles। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये सभी के सभी सत्य है। आगे देखिए यहाँ पर खालिस्तान भरना है। सिंस साइंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों साइंस अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए गेव आएगा इसमें। क्या जाएगा? गेव। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेव। ठीक है, गेव एस मैनी लाइफ। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 खाली स्थान भरने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 गर्ल्स यू यस्टरडे टू यू। बताइए कौन सा ऑप्शन में आएगा इसमें? तो इसमें आएगा द 2 गर्ल्स whom you met yesterday have to come to you to meet you। ये आएगा इसमें। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा द whom met have come और meet। ठीक है, ये आएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इसमें देखिए 2 खाली स्थान भरने हैं। He does not have money to buy a new machine. He in
NC6 NC6 बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों क्या 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 आएगा? इसमें आएगा एनी एनी मनी और सो ही इज एनजीएसएस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर एनी और सो आएगा। इसके अंदर भी दो खाली स्थान भरने। इसमें देखिए वी वर कंप्लीटली टेकन बाय द स्टेट एजेंट हु आउट टू बी ए क्रुक। बताइए अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर भी दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके अंदर आएगा देखिए इन टर्न्ड आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए टेकन इन बाई स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी ए क्रुक। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेल से अगेन यू स्टोल हरीज बुक। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए आई सेल से अगेन दैट यू स्टोल हरीज बुक। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 130 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। दोस्तों अपने को इसमें एक्टिव वॉइस बताना है। तो दोस्तों देखिए सेंटेंस देखिए द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव का अपने को क्या यानी कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द टीचर हैज पनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोवोकेशन। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोवोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोवोक करना यानी कि उकसाना। ठीक है, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? वो हो जाएगा पैसिफिकेशन यानी कि दबाना। इसका मतलब तो होता है दबाना और इसका मतलब होता है उकसाना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 132 नंबर का प्रश्न है, अपने को बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हेन अलेक्जेंडर सो दैट हिज आर्मी वाज exhausted he decided to retreat back। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर रिट्रीट दे रखा है ना। ठीक है, इस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें रिट्रीट की जगह गोइंग बैक आएगा। ठीक है, यहाँ पर गोइंग बैक आएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन 4 सेंटेंस। दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें ग्रामर की दृष्टि से सही सेंटेंसेस में ये हो जाएगा देयर आर नॉट मेनी मैन हु आर सो फेमस दैट दे आर फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू बाय देयर इंटेल्स ओनली। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपने को बताना है कि कौन सी स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें एग्जाग्रेशन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जी है वो डबल आएगा इसमें।
जी है वो डबल रहेगा, तो यहाँ पर एक ही दे रखा है तो इसलिए ये गलत है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए ही इज गोइंग ऑन ए ट्रैक विथ फ्रेंड्स इन जून, फ्रेंड्स विथ जून। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सम, सम फ्रेंड्स आएगा इसमें, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए सी हैज ए फाइन टेम्परामेंट दैट इट्स ए प्लेजर टू वर्क विथ हर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आएगा दोस्तों सच, क्या हो जाएगा सच। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सच। दोस्तों भाग 9 के अंदर है वो अब अपन गणित से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे, और क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 136 नंबर का प्रश्न है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए यदि उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार से होने वाली आय 36,490 करोड़ रुपए हो तो सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है। तो सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है, तो दोस्तों उत्पाद शुल्क है वो 36,490 है, ठीक है। तो यहाँ पे 41% है वो इसमें दोस्तों कुल राजस्व, यानी कि 41% निकाल लीजिए इसका, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1% आ जाएगा 890। उत्पाद शुल्क तो सरकार द्वारा कुल राजस्व कितना है, तो कुल राजस्व यदि यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो प्रश्न है इसके अंदर एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। देखिए ये इसके दे पाई चार्ट दे रखा था, लेकिन पाई चार्ट है वो दोस्तों यहाँ पे आया नहीं है, इसकी वजह से इसको छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। ये देखिए निगम कर, ये भी डायग्राम था, ठीक है, डायग्राम इसमें आया नहीं है। बाकी दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 138 से 2 प्रश्न छोड़ दीजिए, डायग्राम से संबंधित थे, डायग्राम इसमें सही से टाइप हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे 138 नंबर प्रश्न है, 140 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, ठीक है। 140 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 100 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है, तो बताइए कितना है भाई, सीधा सा है। यहाँ पे 140 वाली के अंदर पुर्जे खराब है तो 140 इंटू दोस्तों 5/100, यानी कि 7 पुर्जे खराब है दोस्तों, ठीक है। और 100 वाले पुर्जे के अंदर 10% है तो सीधा सा हो जाएगा, इसका तो 10 ही हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 17, और मोटर कितनी हो गई दोस्तों, मशीनी पुर्जे कितने हो गए 100, और 140 कितने होते हैं 240। अब यहाँ पे दोस्तों 240 यानी कि 17/240 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17 इंटू 100, सर 0 से 0 काट दिए तो कितना हो जाएगा 170/24। 170 में 24 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7.08%, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक पासा फेंका जाता है तथा एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्के के चित्त आने तथा पासे पर अंक 6 आने की प्रतिक्रिया है। तो 6 आने की प्रतिक्रिया है तो यहाँ पर है दोस्तों इसकी अभिष्ट प्रायिकता है 1/2 और 1/6, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/12। तो यहाँ पर यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, समान धारिता वाले 2 बर्तन है। पहले बर्तन में दूध का पानी से अनुपात 4:1 है और दूसरे बर्तन में 5:3 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
ठीक है दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बताऊं, इसमें और इसमें दोनों बर्तन समान है, तो ये तो अगर अपन 4 और 1 करेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर तो 5 ही हो गए। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। तो बर्तन तो दोस्तों समान धारिता वाले हैं। तो यहाँ पर है, अब देखिए ये अब आपस में मैच कब खाएंगे, आपस में मैच दोस्तों ये कब खाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएंगे 20 और ये हो जाएंगे दोस्तों 5। ठीक है, 25 ये हो गया। ठीक है, इसको भी अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये 25 और 15 कितने, 40। और यानी कि उन्हें मिला दिया जाए आपस में, तो दोस्तों मिला दिया जाए तो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात मिश्रण कर दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, 4 5 9 9 और इसका 4। ठीक है, तो 13 9 30। देखिए दोस्तों इसको शुरू से देख लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों 4:1 दे रखा है, दूसरे में 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे माना दूध, दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/8x, भाई अनुपातों का योग हो गया ना 8। और इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3/8x। ठीक है, लिख सकते हैं 3/8x। अब दोस्तों ये तो हो गया अपने दूसरे का, और पहले का हो जाएगा दोस्तों 4/5x और 1/5x। ठीक है, अब दोस्तों इसको अपन सीधा सा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/5x प्लस 5/8x। ठीक है, अनुपात दोस्तों 1/5x प्लस 3/8x। ठीक है, बस अब अपने को क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 25 और 8 चौके 32। तो यहाँ पे 32x प्लस 25x अनुपात 5×3 = 15। तो दोस्तों यहाँ पे 15x प्लस 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 8, तो 8 इंटू 5 भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 40x हो जाएगा। ठीक है, 40x। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें अब अपन को क्या करना है, बस जोड़ना है इनको। 32 और 25 कितने होते हैं, 32 और 25 होते हैं दोस्तों 57, और 40 और 15 कितने होते हैं, 55। तो यहाँ पे 57:55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 5% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मूलधन 2 वर्ष के बाद 5% चक्रवर्ती ब्याज, सीधा सा 400 रुपए हो जाएंगे। आप 400 रुपए रख के देख लीजिए। ठीक है, 400 इंटू 105/100 कर लीजिए, इंटू 105/100 कर लीजिए, बस इसको काट लीजिए आप 2 जीरो से। दोस्तों ये 2 जीरो कट गए, इनको ये 20 से कट गया, ये 21 बार कट गया 5 से। ठीक है, ऐसे काट लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा आ जाएगा अपना 441 आ जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपए था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई चक्रवर्ती ब्याज के लिए लिया था, अब 4 वर्ष के लिए 5% चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बताऊं, भाई 100 रुपए भी अगर देखा जाए 5% का तो 2000 रुपए आएगा इसमें। ठीक है, तो अब आप
ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आप उठाइए 2000, ठीक है। 2000 का आप क्या कर लीजिए, 2000 वही मैंने अभी बताया 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 ऐसे करोगे तो दोस्तों वही अपना 431.101 रुपए है वो ब्याज आ जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 6,440 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा भाई? पहला भाग है वो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1/2 भाई, अनुपातों का योग कितना हो गया, सॉरी इसका एलसीएम कितना आ गया, तो इसका एलसीएम आ गया 12, ठीक है। कितना आ गया 12। अब 12 में 12 के अंदर इनका देखिए 12 में अब आप भाग दे लीजिए, 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार गया, ठीक है। 3 का भाग कितनी बार गया, तो 3 का भाग 4 बार गया, 4 दूनी 8, तो ये हो गया दोस्तों 8। और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 4 का कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9। तो ये अपना अनुपात आ गया 6, 8 और 9, ठीक है। अब अपने को दोस्तों अनुपातों का योग करना है, तो कितना आ गया 6 और 8 और 9 कितना होता है, तो दोस्तों ये 23 होता है। तो यहाँ पर 6,440 इंटू 6,440 इंटू 6/23 तो कितना हो जाएगा 1680। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1680। 144 नंबर का प्रश्न है, मनोज ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी और उसे 80 रुपए कम में बेच दी, तो बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य तथा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। भाई 520 रुपए में उससे बेची, सॉरी 420 रुपए में, 420 रुपए में बेची, ठीक है, और उसे हानि कितनी हुई, तो सीधा सा 80/500 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 80 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 16 पंजे 80 है, तो 420 रुपए में बेची और 16% की हानि हुई। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, यानी कि 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 100/900 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 100 में 9 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 11 सही 1/9। तो यहाँ पर इसमें 11 सही 1/9% होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 11 सही 1/9 कर लेना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ये सही से टाइप नहीं हुआ, यहाँ पे 9 की जगह दोस्तों आप 11 कर लेना तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक गांव की जनसंख्या 6000 है जिसमें से 2400 महिलाएं हैं, तो पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है, दोस्तों सीधा सा हो जाएगा भाई, 2400 महिलाएं हैं तो 3600 पुरुष हो जाएंगे, तो 3600/6000 इंटू 100 कर लीजिए, 2 जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 3600 में सॉरी 360 में 6 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ए बी से 20% अधिक है तथा बी सी से 30% कम है, यदि ए का मान 210 है तो सी का मान कितना होगा, तो सी का मान है वो कितना होगा, ए का मान 210 है, तो दोस्तों यहाँ पर बी का मान है, ए का मान कितना है 210 है, ए बी से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अधिक है तो दोस्तों सीधा सा है, अपन बी निकालेंगे, तो बी निकालेंगे तो दोस्तों 210 इंटू 100/120, भाई इसका 100% निकालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 175, तो ये 175 आ गया। बी सी निकालेंगे, सी क्या है बी सी से 30% कम है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 175 इंटू 100/70, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो है क्या पूछा इसमें सी का मान, तो सी का मान 250 है, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, मूलधन दोस्तों यहाँ पर दे रखा 3680, दर 4%, समय 2.5 साल, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज की दर से, तो यहाँ पे 3680 इंटू 4 इंटू 2.5/100, बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों 368 रुपए आ जाएगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि अंत में कुल प्राप्त धन 4860 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा,
भाई सीधा है, यहाँ पर कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन उठाओगे जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन उठा लिया 3,000 मान लीजिए, ठीक है। तो 3,000 का दोस्तों 20% कितना होता है? 600। तो ये तो 1,200 रुपये ही हुआ 2 साल का। ज्यादा से ज्यादा अगर जोड़ोगे तो 1,300 1400 रुपये हो जाएगा, लेकिन ये उत्तर गलत हो जाएगा। ये 4,000 है वो जो दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर देखिए 3375 है, वो ले रहा हूं मैं ऑप्शन में। तो आप दोस्तों 3375 इंटू 120/100 इंटू 120/100, बस यही कर लीजिए, आपका 4860 आ जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि x अनुपात y 3:1 है, y z 3:4 है, तो z का मान क्या होगा? x z का मान कितना होगा? भाई x y और ये z, ये 3:1 और ये है दोस्तों 3:4। बस 3 तिया 9, 3 3 तिया 3 और ये 4, 9:3:4। तो यहाँ पर x और z का पूछा है तो 9 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 151 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 पर निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार है तथा उनको कुल लाभ क्रमशः 14% और 13% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को कुल 65,700 रुपये प्राप्त हुए तो ज्ञात कीजिए लाभ की कुल राशि क्या थी। भाई इसके अंदर दोस्तों अपने को क्या है, सबसे पहले इन तीनों का अनुपात है वो निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि इन तीनों का आप अनुपात निकालोगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे सी को प्राप्त हुए हैं 65,700, ये सी का अनुपात आप रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका डायरेक्ट उत्तर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कुल राशि थी वो थी दोस्तों 3,70,000, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 152 नंबर प्रश्न है। एक किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दोस्तों यहाँ पर 20 दिन, ठीक है। ये बी बराबर दोस्तों यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन और बी बराबर कितना हो जाएगा 15 दिन। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 60। तो ये यहाँ पर 60 में 20 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 3A, ये आ गया दोस्तों 4A, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपातों का योग कितना हो गया? 4 और 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 तो ये आ गया इसमें। अब देखिए ए प्लस बी इंटू टी प्लस ए प्लस 6 बराबर दोस्तों यहाँ पे 60, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों 7 इंटू टी प्लस 3 इंटू 6 तो बराबर कितना हो गया 60। तो यहाँ पर 6 7 42, 42 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो सीधा सा हो जाएगा 72 इंटू 5/18 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे 20 इंटू 15 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पे 154 155 इन प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको 156 भी ये सही है। देखिए ये जो 4-5 प्रश्न है वो दोस्तों इससे संबंधित ही 3 प्रश्न है, इसी डायग्राम से संबंधित है। जैसे कि स्कूल को एनजीओ और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि के बीच अंतर कितना है? तो जैसे कि दोस्तों एनजीओ इसमें 15% है, ठीक है। और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि,
आंतरिक स्रोतों से मिली निधि, ये 5% है, ये आंतरिक स्रोत है। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें दे रखा है संपूर्ण निधि 500 लाख के बराबर है, 500 लाख के बराबर है। तो 500 का दोस्तों अपन 15% निकालेंगे तो दोस्तों इसका आ जाएगा 75 लाख और इसका आ जाएगा दोस्तों 25 लाख। ठीक है, तो 75 में से 25 गए तो बच्चे कितने, 50 लाख। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। ये देखिए डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, ये बार बार देखने पड़ेंगे, तो इसलिए आप ये आसानी से कर सकते हैं इन प्रश्नों को। देखिए 157 नंबर का प्रश्न है, एक पैमाने की वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेमी और 12 मीटर 90 सेमी के कपड़ों की लंबाई को पूर्णतः नाप सके। अभी आप ये देखिए 3 मीटर, 5 मीटर, तो 3 मीटर का तो हो जाएगा दोस्तों 300, 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 510। ठीक है, और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1290। बस यहाँ पे इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 10 से गए तो ये 30 बार गया, ये 51 बार गया, ये 129 बार गया। फिर ये 3 से काटा तो दोस्तों ये 10, फिर ये 17 और ये दोस्तों 43, बस इतना ही कटेगा एक। तो यहाँ पर दोस्तों 10 इंटू 3 कितना होता है, इससे 30, इसका 30 क्या क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यदि 23, 26 है, y प्लस 4 और y प्लस 7 का औसत 30 है तो y का मान है वो कितना होगा, तो y का मान है वो कितना होगा भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ के दोस्तों 5 लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 बराबर दोस्तों ये संख्या लिखना है यहाँ पे 23 प्लस 26 प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 7, ठीक है, बटे 5। बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने की जरूरत ही क्या है, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 150 आ जाएंगे, बाकी इनको जोड़ दो। 23 और 26 कितने होते हैं, 49। ठीक है, 49 तो ये हो गए, और 7 और 4 कितने हो गए, 11 प्लस 3y। बस यहाँ पे 3y बराबर 90 हो जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक मजदूर 15 दिनों में 100 कमाता है, 15 दिन सॉरी, एक मजदूर 25 दिनों में 100 कमाता है, तो बताइए 60 दिनों में कितने कमाएगा। 25 दिनों में वो 100 कमाता है, सीधा सा है 25 अनुपात 100 समानुपात x अनुपात 60। बताइए मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो 25 इंटू 60 बटे 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 दिन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 160 नंबर का प्रश्न है, 21 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों, 56 नारंगी के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक किस्म के पेड़ हैं। उपयुक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है। भाई यहाँ पर है 21, 42 और 56, इसका एलसीएम मैसे पे निकाल लीजिए, एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो 21 है, 21 में 7 का भाग दिया 3, ठीक है, 42 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6, और 56 में 7 का भाग दिया तो कितना आया, 8। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 3 9, 9 और 8 17। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 17। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको दोस्तों कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।